नमस्कार, स्वागत है आप सभी का BHU वर्ल्ड के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BHU BA भूगोल के सिलेबस के बारे में कि आने वाले जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें भूगोल विषय से किस प्रकार के प्रश्न होंगे, कितना वेटेज होने वाला है भूगोल का। जनरली मैं आप लोगों को सबसे पहले ये क्लियर कर दूं कि भूगोल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और बहुत ही इंटरेस्टिंग है पढ़ने में, सबसे आसान सब्जेक्ट है। आप जब भूगोल पढ़िएगा ना तो मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि भूगोल पढ़ना नहीं है, भूगोल घूमना होता है। आज हम सोलर सिस्टम पे घूम रहे हैं, कल हो सकता है कि उसके आगे हम गैलेक्सी पे घूमेंगे, फिर हो सकता है हम यूनिवर्स पे घूमेंगे। सिर्फ घूमना है और घूमते घूमते ये समझिए कि जितने भी क्वेश्चंस ज्योग्राफी से बनेंगे आपके आने वाले एग्जाम में, सारे के सारे अंक आपके झोली में। ठीक, तो ये चीज़ है कि सबसे ज़्यादा मोस्ट अवेटेड सब्जेक्ट भी है ज्योग्राफी। मैं सबसे पहले ये बात बता दूं कि चूंकि ये सिलेबस की वीडियो है तो सिलेबस क्यों ज़रूरी है। सिलेबस तो चलिए मान लिया कि हम सिलेबस की बात करने जा रहे हैं, लेकिन आखिर क्यों, क्या ज़रूरत क्या है सिलेबस की। तो सबसे पहले दोस्तों मैं ये क्लियर कर दूं कि सिलेबस जो होता है ना, आपको एक माइंड मैप बना के देता है कि आप किस तरह से आने वाले एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे। सिर्फ BHU के इस एंट्रेंस टेस्ट के लिए ही नहीं, आप तो हर एक एग्जाम के लिए, आपके फ्यूचर में आने वाले सारे एग्जाम के लिए ना सिलेबस मस्ट होता है। सिलेबस क्या होता है कि आप अगर एक बार सिलेबस से आप ओवरव्यू अगर आप लेते हैं तो आपके मन में एक प्लान बन जाता है कि आपको कैसे पढ़ना है। इससे क्या होता है कि जब आप एग्जाम देने के लिए जाते हैं ना तो ऐसा नहीं होता है कि यार हमने तो पढ़ा ही नहीं कुछ भी, काश, ये शब्द आपके मन में नहीं आएगा। वहां पे क्या होता है कि अभी अगर आप सिलेबस की वीडियो देखेंगे तो आपको एक दायरा तय हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपके एग्जाम में आने वाले जो क्वेश्चंस बनेंगे वो इन्हीं टॉपिक से बनेंगे और इतने इनका लेवल ये होगा, इनका डेप्थ ये होगा। ठीक, तो ये चीज़ है। आइए आगे देखते हैं। दोस्तों, सिलेबस की जो अभी हम बात कर रहे हैं तो मैं सबसे पहले ये बता दूं कि ज्योग्राफी विषय जो है इससे अप्रॉक्सीमेटली 10 के आसपास क्वेश्चन आते हैं। ये कभी कभार कम भी हो जाता है, हो सकता है किसी बार 4 क्वेश्चन बने, किसी बार 3 क्वेश्चन बने और कई दफ़ा हो सकता है कि 7, 8, 9 या 10 क्वेश्चन तक बन सकते हैं। दोस्तों, एक इंग्लिश में कहावत है कि इफ़ यू आर नॉट प्लानिंग देन यू आर प्लानिंग टू फेल। मतलब कि आप अगर किसी चीज़ के लिए प्लान नहीं कर रहे हैं पहले से कि हमें कैसे पढ़ना है, मतलब कि आप उस चीज़ में फेल होने के लिए प्लान कर रहे हैं। और अब जब हम इतनी बात कर रहे हैं ज्योग्राफी की तो सबसे पहले मैं एक और बात आपको बता दूं कि बात उसी की होती है जिसमें कोई बात होती है। क्यों? क्योंकि ज्योग्राफी जो है ना, ज्योग्राफी सबसे ज़्यादा आसान सब्जेक्ट है, सबसे इजी वे में इसके सारे के सारे मार्क फेच किए जा सकते हैं। ठीक, और आपके फ्यूचर ओरिएंटेशन के लिए भी मैं सबसे पहले ये चीज़ क्लियर कर दूं कि ज्योग्राफी जो है ना, ज्योग्राफी मोस्ट डिमांडिंग सब्जेक्ट है, मोस्ट प्रिस्क्राइब्ड सब्जेक्ट है। ठीक, आइए तो फिर अब देख लेते हैं। सिलेबस की बात हो रही है तो सबसे पहले सिलेबस देखते हैं क्या है। ये आपका जो पहला चैप्टर जो होने वाला है वो होना है इंट्रोडक्शन टू ज्योग्राफी। ये क्या है सर? ये है कि आप जैसे कि मान लीजिए आपका अगर आप इंट्रो अगर आप किसी को देते हैं तो आप क्या बोलते हैं, आई समथिंग, जो भी आपका नाम है, सन ऑफ फलाना। ठीक, अपने पिताजी का रेफरेंस देते हैं। सेम वही चीज़ है कि ये ज्योग्राफी भी तो कहीं से आया होगा ना, कुछ तो होगा। ज्योग्राफी कहाँ से आया, मतलब ऐसा तो है नहीं कि आसमान से आगे टपक गया। यार ज्योग्राफी आया कहाँ से? ठीक, ये एक ग्रीक वर्ड है। ठीक, अब ग्रीक वर्ड यार सर ये है कहाँ पे, कहाँ से आया है? तो ये यूरोप के साउथ ईस्टर्न पार्ट का है। ठीक, ये जगह है जहाँ से कि ये वर्ड आया है। अब यही सारी चीज़ें हैं कि फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे मतलब किन्हें माना जाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि आप अगर किसी को अपना इंट्रो देते हैं तो सबसे पहले आप बताते हैं मैं सन ऑफ फलाना। ठीक, जो भी आपके पापा जी का व्हाटएवर नाम हो। तो वही चीज़ है कि ज्योग्राफी आया है तो ज्योग्राफी के भी तो पापा होंगे, किसी ने तो खोजा होगा यार कि ज्योग्राफी नाम की चीज़ एग्जिस्ट करती है। ठीक, तो जो भी उनका नाम है, तो ये सारी चीज़ें हम कहाँ पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन टू ज्योग्राफी इस चैप्टर में। ठीक, ज्योग्राफी के फादर माने जाते हैं इरेटोस्थेनिज। ठीक, आइए दोस्तों फिर अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा चैप्टर है जिसके बारे में हम बात करेंगे। अब ये है सोलर सिस्टम।
सोलर सिस्टम क्या होता है सर? देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये चीज बता दूं कि अभी जो आप लोगों को मैं टॉपिक्स दिखा रहा हूं, जो जो चैप्टर आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे चैप्टर हमारे प्रीवियस ईयर के जो BHU BA के लिए क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनका एक ये समझिए कि रिसर्च किया गया है उन पे कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, ज्यादातर प्रश्न किस चैप्टर से होते हैं। मैंने पहले ही बताया कि प्रश्नों की संख्या में बहुत ज्यादा अंतर होता रहता है सार दर सार। कभी हो सकता है कि 2-3 सवाल ज्यादा पूछ लिए गए, हो सकता है 5 सवाल ज्यादा पूछ लिए गए, कभी 5 सवाल कम पूछे गए। तो ऐसा है कि अब चैप्टर्स इतने हैं, सारे के सारे चैप्टर्स वैल्यूएबल हैं। आप एक भी चैप्टर छोड़ेंगे तो फिर एग्जाम में जाके आपको यही बोलना होगा कि काश मैंने पढ़ा होता। ठीक, और मैं ये नहीं चाहता हूं, और ये मैं लिख के देता हूं कि आपके साथ ऐसा होगा भी नहीं अगर आप मेरे साथ अभी पढ़ेंगे। ठीक, ये क्या है? सौर मंडल। सौर मंडल में क्या होता है? जैसे आपका परिवार होगा, ठीक, आपके घर में माँ पापा भाई बहन सब लोग रहते होंगे। तो यही चीज है कि चूंकि हम पृथ्वी पे रहते तो हमारे पृथ्वी का भी तो कोई परिवार होगा, लावारिस तो है नहीं। तो फिर पृथ्वी के घर का मुखिया कौन है? सूर्य है। ठीक, जहां तक आप लोगों ने भी पढ़ा होगा सोलर सिस्टम, ये क्या होता है? ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, सोलर और सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम तंत्र होता है, ठीक, कि कोई भी व्यवस्था कैसे काम करती है। तो ये सूर्य है, सूर्य के इर्द गिर्द जो भी व्यवस्थाएं हैं, प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, मेटेरॉइड्स हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, ये सब कैसे वर्क करते हैं, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। ठीक, आइए दोस्तों अब नेक्स्ट देखते हैं। ये है यूनिवर्स, गैलेक्सी एंड स्ट्रक्चर प्लस मूवमेंट ऑफ अर्थ। ये अब हो सकता है आप में से कुछ लोगों के मन में ऐसा सवाल होगा कि सर आपने सोलर सिस्टम पहले पढ़ाया, फिर आप यूनिवर्स और गैलेक्सी पे आए। तो देखिए दोस्तों, ये क्या है कि यूनिवर्स और गैलेक्सी का जहां तक सवाल है ना, तो ये थोड़े छोटे से टॉपिक्स हैं, और जहां तक सोलर सिस्टम का सवाल है तो सोलर सिस्टम बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, इससे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं आपके लिए। तो मैं सोचा कि जो बड़े टॉपिक्स हैं, जो ज्यादा कवर करते हैं हमारे BHU BA के पार्ट को, तो उन पे थोड़ा ज्यादा ही समय दिया जाए। ये थोड़े छोटे टॉपिक्स हैं तो इनको फिर मैं यहाँ लाके मर्ज किया। यूनिवर्स के बारे में पढ़ा जाएगा, फिर यूनिवर्स से छोटे पार्ट हमारा गैलेक्सी, जो हमारी आकाश गंगा बोलते हैं हिंदी में, उसके बारे में पढ़ेंगे कि उसमें कौन कौन से मोशंस होते हैं। और उसके आगे आइए फिर स्ट्रक्चर। हाँ, पृथ्वी जिसपे अर्थ, जिसपे कि हम रहते हैं, उसका क्या आकार है, कैसा शेप है इसका, ठीक, और इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, यह है इसमें कौन कौन सी गतियां होती हैं, उन गतियों का क्या प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है। हम जो दिन रात देखते हैं, हम जो साल दर साल बीतता जाता है, जो हम देखते हैं, ये सारी चीजों का आखिर मैकेनिज्म क्या है, क्या कारण है, क्या क्रोनोलॉजी है। ठीक, ये सारी चीजें हम कौन से चैप्टर में कवर करेंगे? गैलेक्सी, यूनिवर्स एंड स्ट्रक्चर प्लस मूवमेंट ऑफ अर्थ। ठीक, अब जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वो है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। पहला सवाल ये बनेगा कि सर लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है? तो देखिए, बहुत आसान सा चीज है ये कि लैटिट्यूड मीन्स कि आपको साउंड नहीं कर रहा हिंदी वाला कि लेटा हुआ, जो लाइन लेटा हुआ है वो क्या है? लैटिट्यूड है। ठीक, लॉन्गिट्यूड क्या है? लंबा, इन द सेंस कि जो खड़ा हो, ठीक, वो क्या हो गया? लॉन्गिट्यूड। जैसे कि समझिए कि पृथ्वी, आप लोग इतना तो जानते होंगे ना कि अर्थ का जो शेप है वो गोला है, ठीक, ऑवलेट स्फेरिकल है, वो है, लेकिन लगभग ऐसा ही होता है ना। तो इस पे एक इमेजिनरी लाइन होती है, ठीक, वर्टिकल लाइन जो होता है उसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। ठीक, अब इसके क्या इफेक्ट पड़ते हैं? ठीक, क्या ये जो एक लाइन होता है जिसे लैटिट्यूड बोलते हैं, जो कि हमारे पृथ्वी पे इमेजिनरी है, ये कोई एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन क्या है ना कि हमने इसे अपने सुविधानुसार एज्यूम किया है। ज्योग्राफी, मैंने सबसे पहले आपको बताया कि ज्योग्राफी साइंस का पार्ट है, यहाँ पे सारी की सारी चीजें प्रूव्ड होती हैं, एज्यूम नहीं करना पड़ेगा आपको। ठीक, तो ये है। फिर क्या है कि बीच में इक्वेटर आता है, बीच वाला जो लैटिट्यूड होता है वो इक्वेटर होता है। अब क्वेश्चन यहां से भी बन सकते हैं कि इक्वेटर पे इतने ज्यादा गर्मी क्यों पड़ती है, आखिर क्या कारण है? जो ऊपर जो पोलर रीजन्स होते हैं, यहाँ पे फिर यहाँ का क्लाइमेट और यहाँ के क्लाइमेट में इतना ज्यादा अंतर क्यों है, आखिर क्या है इसके पीछे का क्रोनोलॉजी? तो ये सारी चीजें कौन समय का निर्धारण कौन करता है? सबसे पहले जैसे भारत के जो भी राज्य हैं, तो वहां
पे सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होगा, सबसे बाद में सूर्योदय किस राज्य में होगा, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। और जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोज। ये भी देखिए, अर्थक्वेक दो शब्दों से मिलके बना है। पहला अर्थ तो हम सब जानते हैं यार, पृथ्वी हमारी माता है, पृथ्वी पे हम लोग रहते हैं, तो अर्थ के बारे में नहीं जानेंगे। क्वेक क्या होता है, हिलना डुलना। भाई साहब कोई भी चीजें हिलती डुलती है ना, क्वेक कहलाती हैं, ठीक। अर्थक्वेक इन द सेंस क्या हुआ कि पृथ्वी में क्या होगी, गतियां होंगी, हिलना डुलना, ठीक। गतियां तो ये थोड़ी अनवांटेड सी गतियां होती हैं, ठीक। अब वॉल्केनोज क्या होता है, घर में मम्मी किसी दिन गुस्सा हो गई तो बेलन उठा के खड़ी हो गई कि आवाज तुम्हें बताते हैं, खेलने के लिए जाते हो, पढ़ाई लिखाई तो होता नहीं है। फिर क्या होता है, पापा बताते हैं कि शांत रहो, आज उन्हें गुस्सा मत दिलाओ। क्या है ना कि उनका वॉल्केनिक इरप्शन होने वाला है, ठीक। एकदम गुस्से में है, लाल हो गई है, ज्वाला, ठीक, धधक रही है। तो वही चीजें हैं। आइए देख लेते हैं कि वॉल्केनिक इरप्शन क्या होता है, क्यों होता है ये वॉल्केनिक इरप्शन, क्यों आखिर पृथ्वी हमसे इतना ज्यादा गुस्सा जाती है कि उसे मंस की बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, क्यों ज्वालामुखी विस्फोट होता है। ज्वालामुखी विस्फोट होने से कौन कौन से प्रकार के चट्टानों का निर्माण होता है, ठीक। वॉल्केनिक इरप्शन क्या क्या चीजें काउज करती हैं, किस तरह के लैंडफॉर्म्स बनते हैं, ये सारे के सारे चीज हम इस चैप्टर में कवर करेंगे, जिसका नाम है अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोज। और जो अब नेक्स्ट चैप्टर है जो हम कवर करने वाले हैं, रॉक्स। मैंने अभी जस्ट पिछले इसमें बताया स्लाइड पे आपको कि वॉल्केनिक इरप्शन से किस तरह के चट्टानों का निर्माण होता है, वो सारी चीजें, चट्टानों का प्रकार क्या होता है, उसकी क्या फीचर्स हैं, किस तरह से मानव जीवन में उसका यूज किया जा सकता है, ठीक। तो उन सारे रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे मेटामॉर्फिक रॉक बनता है, सेडिमेंट्री रॉक से और इग्नियस रॉक से। ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। इससे दोस्तों बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनने वाले हैं। मैं जो भी चीजें आपको बता रहा हूं, एग्जाम ओरिएंटेशन के लिए सारी की सारी चीजें बहुत ज्यादा अवेलेबल हैं, ठीक। आगे आइए, मेन लैंडफॉर्म्स क्या है। अब हमारे अर्थ पे पाई जाने वाली मेजर लैंडफॉर्म्स क्या क्या है, उनका भौगोलिक विस्तार कहाँ है, किस एरिया में है, फिजिकल एक्सपेंशन किधर है, डेजर्ट है, ठीक, पहाड़ी इलाका है, पठारी इलाका है, प्लेटू वाला है। तो ये सारी चीजें इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं। मेजर लैंडफॉर्म्स हर जगह की, कौन से लैंडफॉर्म मानव के रहने के लिए ज्यादा फेवरेबल है, कौन कम फेवरेबल है, ये सारी चीजें हम इसमें कवर करेंगे। उसके आगे फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका सॉइल, मिट्टी। समझते हो ना, धरती हमारी माता है, ठीक। मिट्टी समझ रहे ना, मिट्टी का टाइप जो होता है, वेरियस टाइप क्या क्या होता है, उसके फीचर्स क्या है, किस तरह के फसल के लिए वो उपयुक्त होता है, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। किस इलाके में हमारे देश के ही नहीं अपितु पूरे अर्थ पे किस जगह पे, किस खासा रीजन में किस प्रकार के मिट्टी पाए जाते हैं, वो किस तरह के वेजिटेशन के लिए फेवरेबल है, कैसी वनस्पतियां वहां पाई जाती हैं और लोगों के लिए फेवरेबल है कि नहीं। ये चीजें मैं बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इन सारी चीजों का हम मानव पे ना खासा इंपैक्ट है। अगर ये रिलेटेड नहीं होता तो फिर हम क्यों पढ़ते। लेकिन क्या है कि इन सब का बहुत ज्यादा हम पे इंपैक्ट पड़ता है, बस इसीलिए हमें इसका नॉलेज होना चाहिए और हम ये पढ़ रहे हैं बाकायदा। ये इसी कारण आपके BHU BA एग्जाम में पूछे जाने वाला है, ठीक। आगे आइए अब देखते हैं क्या है महाद्वीप। हाँ, आप सब जानते हैं हम भारत देश में रहते हैं। भारत देश कौन से महाद्वीप में आता है, एशिया महाद्वीप में आता है, जो कि सबसे बड़ा है। पृथ्वी पे टोटल 7 महाद्वीप हैं, ठीक। सबसे बड़ा अपना वाला है। तो फिर क्या है कि ये आखिर क्या क्या फीचर्स हैं, ये 7 के 7 महाद्वीप बने तो कैसे बने, ठीक। हमारे महाद्वीप पे कौन कौन से देश हैं और अन्य महाद्वीपों पे कौन कौन से देश हैं, हमारे महाद्वीपों के बीच से साइड से कौन कौन से महासागर निकलती हैं, कौन कौन सी धाराएं निकलती हैं, कौन कौन से सागर हैं, क्या उनका फिजिकल एक्सपेंशन है, क्या उनका विस्तार है। जनरली जो प्रमुख देश हैं अन्य महाद्वीपों पे, हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा दोस्तों, वो होगा ओशन पे। अभी हमने जस्ट अभी महाद्वीपों के बारे में बात किया, अब हम बात करेंगे महासागर के बारे में। कि महासागर जानते हैं पृथ्वी का अधिकांश भाग, लगभग 70% जो भाग है ना, वो सिर्फ और सिर्फ पानी है।
इसीलिए पृथ्वी को जल ग्रह भी बोलते हैं। ठीक, बस यही कारण है। 70% से ज्यादा भागना सिर्फ और सिर्फ पानी है, लैंडफॉर्म्स तो बहुत कम है। तो फिर क्या है कि इनका फिजिकल एक्सपेंशन कैसा है, इनके फीचर्स कैसे हैं, हमारे आसपास के ओशंस कौन कौन से हैं, ठीक, कौन से ओशन में कौन से वॉल्केनिक इरप्शन किधर हो रहा है, ठीक, ये सारी चीजें, सब चीजों का भौगोलिक विस्तार हम इस चैप्टर में कवर करेंगे, जो हमारे BHU BA के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका जलमंडल। हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, वाटर स्टेट्स क्या होते हैं और रिवर सिस्टम क्या होता है। जलमंडल तो जानते हैं दोस्तों, जैसे हम लोग मानव है, हम लोग जमीन पे रहते हैं, हम लोग स्थल मंडल पे रहते हैं, ठीक। तो ऐसे पानी में रहने वाले भी बहुत तरह के जीव जंतु हैं, उनका जीवन कैसा होता है, ठीक। जलमंडल को क्या बकायदा उसके फीचर्स हैं, उसके बाद यह वाटर स्टेट्स है, दो देशों के बीच में हो कि कौन कौन सी जल संधियां बनती हैं, ठीक। जल संधियों से भी बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं। टोटल जीके से ना 60 प्रश्न आते हैं, 60 प्रश्न बनते हैं हमारे BHU के लिए, BA के एंट्रेंस में। और उसमें से ये कोई लिमिटेशन नहीं है कि कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, हो सकता है बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाए। किसी साल ज्योग्राफी का वेटेज ज्यादा हो जाता है तो किसी साल हिस्ट्री का वेटेज ज्यादा हो जाता है, हम किसी को छोड़ नहीं सकते, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जलमंडल, जल संधि और प्रमुख नदी प्रणालियां क्या है, कहां से कौन सी नदियां निकलती हैं, किस किस जगह से होके गुजरती हैं, ये सारी चीजें हम इसी लेक्चर में देखेंगे। और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो है मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स। ये हिस्ट्री की चीजें हैं बेसिकली, कि कब हमारे देश में किस चीज के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, ठीक। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं और हर साल कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस तो बनते ही बनते हैं। VVI टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट से हमेशा क्वेश्चंस बनते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य कहां अवस्थित है, ठीक। ये इस तरह के क्वेश्चंस भी हर साल आते ही आते हैं। राष्ट्रीय उद्यान, इसके क्या पर्पस होते हैं, क्यों बनाया जाता है, बकायदा कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है और कहाँ पे कौन कौन से ऐसे जीव हैं जो कि अब खत्म होने के कगार पे हैं। ये सारी चीजें भी आपसे पूछी जाएंगी कि सफेद मोर कहाँ पाया जाता है, ठीक। बेसिकली हर जगह नहीं पाया जाता है। और सिर्फ यही नहीं, ऐसे बहुत सारे जो जीव जंतु हैं जो किसी एक पार्टिकुलर उद्यान में ही पाए जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस के भी आसार बनते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है वायुमंडल। अभी हमने थोड़ी देर पहले जलमंडल का बात किया था, ठीक। फिर ये है हमारा एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। और उसके बाद है टेम्परेचर, कि कौन से एटमॉस्फेयर में जब हम पृथ्वी की सतह पे हम लोग रहते हैं, सतह से जब हम ऊपर बढ़ते हैं स्पेस के तरफ, तो कितने किलोमीटर के लेयर के बाद कौन सा लेयर आता है, एटमॉस्फेयर का कौन सा भाग आता है, वो किन चीजों के लिए फेवरेबल है। हम जो प्लेन उड़ाते हैं तो प्लेन एटमॉस्फेयर के किस लेवल में उड़ता है, टेम्परेचर वहां पे क्या होता है, टेम्परेचर में क्या विविधता आती है, तापमान सामान्य होता है, घट जाता है, बढ़ जाता है, ये सारा जो क्रोनोलॉजी है हम इस चैप्टर में कवर करेंगे, ठीक। इनसे भी क्वेश्चंस हमेशा बनते हैं। सारे के सारे चैप्टर्स दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। अब ये है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ज्योग्राफी मैंने बताया सिर्फ और सिर्फ घूमने का जगह, यार ज्योग्राफी तो पढ़ना ही नहीं है, हमें सिर्फ घूमना है। बाकी सारे जगहों से जब हम घूम लेंगे तो फिर अपने घर तो लौटेंगे ना। और अपना घर कौन है, भारत। भारत में हम जानेंगे कि भारत की क्या क्या खासियत है, किस जगह पे किस ट्राइब्स के लोग रहते हैं, ठीक। वहां पे किस तरह के फसलें होती हैं, किस जगह कौन से लैंड फॉर्म्स हैं, किस तरह की बोलियां बोली जाती हैं, सारे के सारे चीज हम कवर करेंगे। भारत के बारे में पूरा एकदम विस्तृत जानकारी मिलेगा आप लोगों को इस चीज में। और भारत तो अपना देश है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और जहां तक आगे की बात है इंडियन एग्रीकल्चर की, तो कृषि पद्धति हो, किस जगह पे सीढ़ी नुमा खेती होती है, गंगा के तट पे कैसी खेती होती है, ठीक। उसके साइड में किनारे जो तटीय जो बालुई मिट्टी है, जलोढ़ है, वो किस तरह के खेती के लिए उपयुक्त है, ठीक। ये सारी चीजें भी हम इसमें कवर करेंगे। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों ये है पॉपुलेशन एंड इट्स एक्सपेंशन।
मानव जीवन कहीं से तो शुरू हुआ होगा, कोई तो पहला मानव होगा। और फिर अभी जो हमारा आबादी 7 अरब के आसपास पहुंच चुका है, तो फिर क्या है कि हमें यह जानना चाहिए कि इसका विस्तार किस तरह से पोजीशन बाय पोजीशन चेंज करता गया, क्या इसकी डिमांडिंग्स रही हैं, किस कारण से कहां पे जनसंख्या सबसे ज्यादा बढ़ा है। नदी घाटी सभ्यता हो तो वहां पे आखिर क्या था कि लोगों ने वहां जाना बाकायदा पसंद किया। ठीक, और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रसिद्ध जनजातियां। ये सिर्फ भारत के लिहाज से हमें देखना है कि भारत के कौन से भाग में कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं। उनके कबीलों का एक जगह सिर्फ एक जनजाति नहीं पाई जाती है, आसपास जो प्रमुख जनजातियां होंगी हम सब के बारे में पढ़ेंगे। उनके क्या फीचर्स हैं, उनका क्या मतलब वो लोग क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, ये इन सारी चीज़ों का एक ब्रीफ नॉलेज हम लेंगे, क्योंकि इन सारी चीज़ों से भी प्रश्न बनते हैं कि गारो कबीला कहाँ से है, कहाँ से बिलोंग करता है। इस तरह के क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में देखा है। और थैंक यू दोस्तों, और इतना ही था हमारा सिलेबस का वीडियो, और आशा करता हूँ आप लोगों को मज़ा आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।